नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हो कि जो है पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है एम लक्ष्मीकांत बुक से, जो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस बुक को कंसाइज वे में इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करवाना। तो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 1 है। 3 पार्ट आएंगे ये आर्टिकल्स के, और ये 3 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आता है आर्टिकल्स से संबंध में तो आप गलत नहीं करके आओगे। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब संविधान हमारा अडॉप्ट हुआ और अब तक जो है काफ़ी अमेंडमेंट हुए आर्टिकल्स में, तो आज के समय में हमारे संविधान के अंदर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अभी तक जो है 126 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। मैं आज तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो जो है नॉर्मल बातें हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स मेन जो हमें याद रखने हैं, जो पढ़ने हैं हमें। तो जैसा हम जानते हैं पार्ट 1 दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। तो उसमें बोलता है आर्टिकल नंबर 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज़, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर कोई स्टेट एग्जिस्टिंग है उसको अगर आपको चेंज करना है, माना कि स्टेट को चेंज करना है यूटी में, या यूटी को चेंज करना है आपको स्टेट के अंदर, या बाउंड्रीज चेंज करनी है, तो वो आर्टिकल 3 में आता है। इसका एग्जांपल है जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर इशू था, तो उसमें क्या करा, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था पूरा, उसको अब जो है 2 यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। एक जम्मू कश्मीर यूटी है और एक लद्दाख यूटी है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है सिटीजनशिप। उसमें आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा है उन लोगों के क्या राइट्स हैं, उस राइट की बात आर्टिकल नंबर 8 में होती है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो है 10 का कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। माना कोई अगर व्यक्ति है, सिटीज़न है इंडिया का, तो किस तरीके से उसके राइट कंटिन्यू रह सकते हैं, वॉलिड किस तरीके से हो सकते हैं, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 10 में बताई गई हैं। चलिए, आर्टिकल नंबर 11 में बोलता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बनाकर किसी भी व्यक्तिगत सिटीजनशिप के राइट को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है। जैसा कि भी आपने देखा 2019 में आया था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें क्या करा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 3 कंट्रीज़, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इसमें जो रहने वाले हिंदू हैं और आपके सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है, और जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज़, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इनके लोग जो हैं इंडिया के नागरिक बन सकते हैं। तो उनके लिए जो है जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी लीनियंट कर दी गई हैं। कंडीशंस क्या हैं वो अलग टॉपिक है, वो हम जो है जब पढ़ाएंगे कभी इस एक्ट के बारे में, तब उसमें डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपसे ये मेरी गुजारिश रहेगी और ये उम्मीद भी रहेगी कि कि आप इस एक्ट को पढ़ लोगे कि इस एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट किए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे इसके बारे में। चलिए, पार्ट 3 है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। उसमें पहला आर्टिकल हम देखते हैं दैट इज़ आर्टिकल नंबर 14। उसमें बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब इक्वल हैं, चाहे वो जज है, चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो एक कॉमन पर्सन है, कोई भी है, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। तो इसी को देखते हुए जो ट्रिपल तलाक बिल आया था, तो वो इसी को देखते हुए मतलब आर्टिकल नंबर 14 के तहत में ही उसको पास किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 15। देख लेते हैं क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो 5 चीज़ें दे रखी हैं, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो 5 चीज़ कौन कौन से याद कर लेना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो कितने बेसिस पर जो है आर्टिकल नंबर 15 में दे रखा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसे पूछ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 5 चीज़ें हैं, RRC SP, RRC SP, RRC SP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन बेसिस पर
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उस अगर किसी को जॉब देनी है आपको गवर्नमेंट में तो उसमें जो है सबको इक्वल चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एससी कैटेगरी का है तो उसको नहीं चांस मिलने का, एसटी कैटेगरी का है उसको नहीं चांस मिलने का, ऐसा नहीं है, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। वो बात अलग है कि जो कोई अगर वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान हो सकता है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर, लेकिन सबको चांस मिलेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे और वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त भी करे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 16 के कॉन्टेक्स्ट में ही EWS कोटा जो लागू किया गया 10% वाला अंडर 103 अमेंडमेंट एक्ट, वो आप पढ़ना ज़रूर, ठीक है, वो आर्टिकल 16 के अंदर में ही आया था। आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ों को करने की आज़ादी सबके पास होगी, ठीक है। एलियंस को छोड़ के, जो फॉरेनर्स हैं उनको छोड़कर जो हमारे देश में रह रहे हैं वो ये 6 चीज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ है जैसे वहाँ 5 थी, यहाँ पर ये 6 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। ये 6 चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। किसी को मतलब जो यहाँ जो रह रहे हैं इंडिया में लोग, उनको बोलने का अधिकार है, वो अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। रेजिडेंस मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई अगर यूपी का बंदा है वो महाराष्ट्र में नहीं आके घर बनाएगा, यूपी का बंदा महाराष्ट्र में घर बना सकता है, ठीक है ना। प्रोफेशन, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके कोई प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं तो यह प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो माना कोई भी व्यक्ति कोई अगर ऑफेंस करता है तो अपने ऑफेंस के लिए वो खुद गवाह नहीं रह सकता, ये आर्टिकल नंबर 20 में बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो श्री बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि देखिए ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान है उसकी आत्मा है ये। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो अगर वायलेट हो रहा है, कोई पब्लिक अथॉरिटी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, देन वी कैन गो टू द कोर्ट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट। हम जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके एनफोर्समेंट के लिए। तो ये जो है पावर कहाँ से मिलती है हमें? अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट इज़ DPSP। पार्ट 4 बताता है हमें DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें पहला आर्टिकल अगर जो इंपॉर्टेंट है देखना है हमें, आर्टिकल नंबर 39 है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करने ही चाहिए, ठीक है। 41 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेट, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएँ काम करने के लिए, जो एलिजिबल हैं पढ़ने के लिए उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, और ऐसे प्लेसेस जहाँ पर पब्लिक असिस्टेंस चाहिए वहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है उनको असिस्टेंस दे। इसके अलावा 43 बोलता है कि लिविंग वेज, मतलब कि जो है वर्कर्स को कम से कम उतनी वेज तो मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए अभी जब कोविड आया था तो लॉकडाउन के समय में यूपी गवर्नमेंट ने वेज लेबर कोड चेंज भी किए थे और मिनिमम वेज भी बढ़ाई थी, ठीक है। तो ये स्टेट कर सकती है, भाई करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। सिटीज़न को जो है रखना, उसका ख्याल रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट की होती है। तो नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 44 कहता है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि आप जानते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि माना एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, दोनों ने खून किया, लेकिन मुस्लिम लॉ में खून करने का सज़ा अलग है और इंडियन लॉ में अलग है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो ऐसा ना हो, हम जो मतलब क्राइम कर रहे हैं, हम जो गलती कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट चाहे धर्म कोई सा भी हो, लेकिन व्यक्ति विशेष मतलब किसी व्यक्ति के लिए पनिशमेंट सेम होनी चाहिए। धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे जो है पनिशमेंट डिसाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये हमारे इंडिया में लागू नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में स्टेट है गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। तो अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अमेंडमेंट करके इसको पूरे देश में लागू करे। चलिए अगला आता है आपका पार्ट 5, दैट इज़ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। इसमें हम बात करें तो पहला आर्टिकल है 72। इसमें कहता है कि पावर है प्रेसिडेंट के पास की जो है वो माफ़ी दे सकते हैं। अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई है और लगता है
प्रेसिडेंट को कीजिए कि भाई नहीं ये गलत हुआ इसके साथ, या कोई ऐसे कंडीशंस हैं, फिज़िकल कंडीशंस हैं कि हाँ इसकी सज़ा कम कर दी जाए, प्रेग्नेंट लेडी है या बूढ़ी औरत है या बूढ़ा आदमी है, तो उसकी वो इतनी सज़ा नहीं मतलब जब पूरी कर पाएगा अपनी, तो जो कम कर देना ये पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 72। आर्टिकल 80 बोलता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ कॉल्ड अ राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कॉल्ड अ राज्यसभा। तो राज्यसभा का कंपोजिशन किस तरीके से होगा, जैसे कि आप जानते हो कि राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, लेकिन हर दो साल में जो है इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, तो भाई इलेक्शन भी होना होता है। तो किस तरीके से कितने स्टेट में कितनी सीट्स डिफाइन हैं, कितने स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे राज्यसभा में, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स के जो प्रतिनिधि हैं वो आके राज्यसभा के अंदर बैठते हैं और जो स्टेट की प्रॉब्लम्स हैं उसको रेस करते हैं, है ना। जो अपर हाउस है उसमें, अपर हाउस भी जो है दैट इज़ कॉल्ड अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये सब चीज़ें हैं, किस तरीके से कंपोजिशन होगा ये आर्टिकल 80 के अंदर आता है। आर्टिकल 82 की बात करता है तो जो है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर सेंसस के बाद, हम जानते हैं सेंसस जो है हर 10 साल के बाद होता है, इस साल का लेट हो गया ड्यू टू कोविड, लेकिन हर 10 साल में सेंसस होता है। सेंसस के बाद क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन बैठती है, उससे क्या करते हैं कि बाउंड्रीज डिसाइड होती हैं कि भाई हो सकता है, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यूपी के अंदर जो है एक ज़िला मेरठ है, उसकी पॉपुलेशन जो है आज से 10 साल पहले कुछ और थी और 10 साल बाद अभी कुछ और हो गई, इतनी बढ़ गई कि हमें वहाँ पर जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे मालूम चलेगी, जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन निकल के आएगी, डेमोग्राफी क्या है वो समझ में आएगी, उसके बाद जो है जो कमीशन बैठता है डिलिमिटेशन कमीशन, वो डिसाइड करता है कि हाँ इस स्टेट में कितनी सीट्स होनी चाहिए लोकसभा की। जैसे अभी यूपी में 81 सीट्स हैं, तो जो इसमें बढ़नी है या कम होनी है। अगर पॉपुलेशन कम हो गई है तो सीट्स भी कम हो जाएंगी, और अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो जो सीट्स वहाँ लोकसभा की बढ़ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। कोई मेंबर है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे वो स्टेट असेंबली का है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं उसके डिस्क्वालीफाई होने की, ये सब बातें बताई हैं आर्टिकल नंबर 102 के अंदर। जैसा कि एक कंडीशन यहाँ पे आपको बता रखी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो MP MLA है तो और उसने जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी हेल्ड कर रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करके वो प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब अपने पद का दुरुपयोग कर, अपने पद को बताकर भाई मैं MP हूँ या MLA हूँ, मैं मंत्री हूँ, और वो बिज़नेस कर रहा है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो दैट इज़ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर ऐसा होता है तो जो है मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 123। इसमें बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। होता क्या है कि जब पार्लियामेंट का काम, पार्लियामेंट में 3 चीज़ होते हैं, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर एक तो लोकसभा आती है, एक राज्यसभा आती है और एक प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है ना। तो अगर जो है लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही है, ठीक है, रिसेस है, मतलब कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है साल में 3 बार होती है, सेशन होता है पार्लियामेंट का 3 बार। ठीक है, उसके बीच में जो है जैसे भाई मानसून सेशन हो गया, फिर आपका स्प्रिंग सेशन हो गया, समर सेशन हो गया, उसके बाद विंटर सेशन हो गया। तो सेशन के बीच में जो टाइम है उसको बोलते हैं रिसेस टाइम होता है। उस टाइम में अगर कुछ ऐसी कंडीशन अराइज होती है देश के अंदर कि हाँ लॉ ज़रूरी है बनाना, तो उसको बनाने के लिए जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट जो है अपने विवेक के अनुसार, अपने डिस्क्रिप्शन पे लॉ पास कर सकता है देश के अंदर। तो दैट कॉल्ड अ ऑर्डिनेंस, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। अंडर आर्टिकल 123 वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस जो है कब बनेगा एक्ट, जब पार्लियामेंट जो है समन की जाएगी, दोबारा मिलेगी, बैठेगी, उसके बाद जो है ये ऑर्डिनेंस पास होता है दोनों सदनों में और फिर वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है जैसे ये ऑर्डिनेंस पास किए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा, ट्रिपल तलाक बिल का हो गया ऑर्डिनेंस, या हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटेक्शन का हो गया ऑर्डिनेंस, या फिर आपका जो टैक्सेशन का हो गया ऑर्डिनेंस। तो ये अभी जब कोविड टाइम था तो पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई थी, तो प्रेसिडेंट ही ऑर्डिनेंस पास कर रहे थे, बाद में इसको जो है रेगुलेट किया गया जब समन हुआ सेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आर्टिकल्स थे, ये पार्ट 1 में मैंने आर्टिकल्स बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ये आर्टिकल मैंने ऐसे समझाए हैं, इस तरीके से कोशिश की है समझाने की कि हाँ अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ये कि इस आर्टिकल में क्या
होता है, क्या इसका मतलब है। अगर आप सिंपल बुक पढ़ेंगे तो जो है मुझे लगता है कि आपको समझ में इतना ना आए। अगर आप वीडियो भी देख लेंगे पढ़ने के साथ साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई कमी दिखती भी है अगर आपको माना समझाने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।